नमस्कार, मैं रीटा राज मानविकी विभाग से द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस तृतीय वर्ष के आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही रोचक विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका विषय है मध्य प्रदेश का लोक साहित्य। मध्य प्रदेश का लोक साहित्य जिसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है बघेली लोक साहित्य, दूसरा है बुंदेली लोक साहित्य, तीसरा है मालवी लोक साहित्य और चौथे नंबर पे है निमाड़ी लोक साहित्य। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि ये लोक साहित्य हमें इन 4 अंचलों में ही दिखाई देंगे और ये चारों अंचल ही कहीं ना कहीं इस लोक साहित्य को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन चारों अंचलों को देखते हैं और समझते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी बघेली लोक साहित्य की कि बघेली लोक साहित्य क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं जो हमें जाननी है। बघेल खंड का नाम प्राचीन ग्रंथों में करुष में मिलता है। करुष का शाब्दिक अर्थ होता है क्षुधा। जनश्रुति है कि करुष नाम इंद्र ने दिया था। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने भारत सावित्री नामक पुस्तक में करुष का विवरण इस प्रकार दिया है। बघेल खंड का बड़ा भूभाग करुष जनपद था। यहाँ अनेक जंगली जातियों और पहले और आज भी बसती हैं। शिव संहिता में इस भूखंड का उल्लेख वरुणाचल में मिलता है। इसे शेष अवतार लक्ष्मण की राजधानी माना गया है। आधुनिक काल में बघेली लोक साहित्य की दृष्टि से सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, रीवा, सतना, शहडोल तथा सीधी जिले में आते हैं। बघेली लोक साहित्यकारों में बैजनाथ पांडे, शंभू काका, कालिका प्रसाद त्रिपाठी, दाहिया जी, चंडी प्रसाद चंद, अमोल भट्टरूही प्रमुख हैं। बघेली लोक साहित्य को भी 5 भागों में बांटा गया है, जो कुछ इस प्रकार है। पहले लोकगीत, फिर लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक सुभाषित। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि ये जो मैं 5 आधार बता रही हूँ, ये चारों अंचलों में जो है आपको नजर आएंगे और इन चारों अंचलों के अंतर्गत हमें वहाँ के लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य और लोक सुभाषित को समझना होगा। तो अभी हम बघेली लोक साहित्य को समझ रहे हैं और अभी हमने जान लिया है कि बघेली लोक साहित्य क्या है। अब हम इसे 5 भागों में बांटते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे बघेली लोकगीत। बघेली लोकगीतों में जहाँ बघेल खंड के पारंपरिक रीति रिवाज का वैभव प्रसारित है, वहीं बघेल खंड की लोक संस्कृति भी दृष्टिगोचर होती है। लोक गीतों में जितनी लोक राग की विविधता, विषयों की विभिन्नता मिलती है, उतनी किसी अन्य लोक साहित्य में नहीं मिलती। गोमती प्रसाद विकल ने बघेली संस्कृति और साहित्य पुस्तक में लोक गीतों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। आइए अब देखते हैं संस्कार गीत। संस्कार गीत के अंतर्गत हम देखेंगे जन्म के गीत होते हैं, सोहर के गीत होते हैं, मुंडन के गीत होते हैं, प्रसव पूर्व के गीत होते हैं और बाद के गीत होते हैं और अन्य भावों के लिए गीत गाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है ऋतु गीत। ये वर्षा गीत होता है, 12 मासा गीत होता है। इसमें फगुआ, चैती, कजरी, झूला गीत, ये सारे गीत इसमें गाए जाते हैं। फिर है क्रिया गीत। इसमें श्रम गीत, खेल गीत, नृत्य गीत, बेलन हाई गीत और गेल गाई गीत आदि गाए जाते हैं। फिर है जातीय गीत, जिसमें कहार कोरी, गीत कोल, कोरी गीत, अहित गीत, नाव, बारी गीत, धोबी गीत आदि गाए जाते हैं। अन्य गीत में कबीर गीत, लोरी गीत, गारी गीत गाए जाते हैं। अब हम देखेंगे बघेली लोक गाथा। बघेली लोक गाथा में लोक साहित्य में प्रचलित वह कथा जो पद्यात्मक हो, वह लोक गाथा कहलाती है। वसुदेव श्रवण बघेल खंड के पारंपरिक गाथा गायक हैं।
जो श्रवण कुमार की गाथा के साथ साथ कर्ण गाथा, मोरध्वज गाथा, गोपचंद गाथा, भोले बाबा की गाथा का गायन करते हैं। बघेली लोक कथा, गद्य में प्रचलित कहानी को लोक साहित्य में लोक कथा के नाम से भी जाना जाता है। बघेली में लोक कथा की प्राचीन परंपरा है। आइए अब देखते हैं बघेली लोक नाट्य। बघेली लोक साहित्य में लोक नाट्य की परंपरा अति प्राचीन है। मनोरंजन की दृष्टि से मनुष्य लोक जीवन में घटित घटनाओं को मंच पे प्रस्तुत करता है और उन्हीं घटनाओं को लोक नाट्य कहते हैं, जैसे छाहोर नाट्य, मनसुखा नाट्य, हिंगोला नाट्य, लकड़बग्घा नाट्य, नौटंकी आदि। बघेली लोक सुभाषित देखते हैं। इसके अंतर्गत मुहावरे, कहावतें, पहेली, बघेली में पहेली को जनौला भी कहते हैं। आइए, ये तो हमने जानी बघेली लोक साहित्य को, या बघेली का पूरा साहित्य क्या है वो हमने जाना। आइए अब देखते हैं बुंदेली लोक साहित्य। बुंदेली लोक साहित्य के अंतर्गत हम देखेंगे बुंदेलखंड की सीमा को गोरेलाल तिवारी ने इस प्रकार दिखाया है कि भारत के मध्य भाग नर्मदा के उत्तर और यमुना के दक्षिण में है। विंध्याचल पर्वत की शाखाओं के समकीर्ण और यमुना की सहायक नदियों के जल से सिंचित सृष्टि सौंदर्य अलंकृत जो प्रदेश है वही बुंदेलखंड है। ईसुरी कवि का नाम बुंदेली लोक साहित्य में बड़े सम्मान से लिया जाता है। लोक कवि ईसुरी द्वारा फाग अत्यधिक प्रचलित है। बुंदेली लोक साहित्य को हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं: लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक कथा और लोक सुभाषित। आइए अब बुंदेली का लोकगीत देख लेते हैं। बुंदेली लोकगीत के अंतर्गत लोकगीत जन जीवन की भावपूर्ण एवं लयबद्ध शाब्दिक अभिव्यक्ति होती है। बुंदेली लोकगीतों में जातीय विशेषताएं, आदिम परंपराएं दृष्टिगोचर होती हैं। इसमें संस्कृति और संस्कार के विविध चित्रों के साथ मनोरंजन के तत्व भी मिलते हैं। बुंदेली लोकगीतों को निम्नलिखित भागों में हम बांट सकते हैं: संस्कार गीत, विवाह गीत, ऋतु संबंधी गीत, भक्ति धार्मिक गीत और श्रम संबंधी गीत। संस्कार गीत में हम देखेंगे कि बुंदेली लोक साहित्य में प्रत्येक संस्कार से संबंधित लोकगीत प्रचुर मात्रा में बिखरे हुए हैं। सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से ये संस्कार गीत अत्यंत मूल्यवान हैं, जैसे सोहर के गीत, बधाई के गीत आदि। इसके बाद है विवाह गीत। विवाह गीत भी यद्यपि संस्कार गीत ही तो है, जिसे हम 4 भागों में भी बांटा गया है: विवाह के पूर्व के गीत, उसके बाद के गीत, विशेष गीत, वर पक्ष, विवाह समय के गीत। इसके बाद है ऋतु संबंधी गीत। बुंदेली लोक जीवन में ऋतु का बड़ा ही विशेष महत्व है। विभिन्न ऋतुओं में भावमय एवं सरसमय गीत गाए जाते हैं। ये ऋतु गीत सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं प्राकृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है भक्ति धार्मिक गीत। भक्ति एवं धर्म गीत हिंदू संस्कृति को जागृत करने की दृष्टि से विशेष उपयोगी है। ये विविध पर्व, उत्सव एवं त्योहार पर गाए जाते हैं, जैसे देवी देवता संबंधी गीत। इसके बाद है श्रम संबंधी गीत। बुंदेलखंड की अधिकांश जनता ग्रामीण है। यहाँ पर कृषक जातियों में हाली गीत, बिरहा गीत, चरवाहों एवं गडेरियों के गीत, श्रम करते समय के गीत, फसल बोने और काटने के गीत प्रमुख है। इसके अतिरिक्त स्त्रियां चक्की पीसते वक्त चक्की के गीत भी गाती हैं, पनघट के गीत गाएंगी, जो बहुत ही भावमय ढंग से गाती हैं। सच मानिए, ये सब कुछ सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम वास्तव में बुंदेलखंड में ही पहुंच चुके हैं। कितना मनमोहक दृश्य है। सोचिए, अभी तो हम कल्पना के माध्यम से इन सारी बातों को मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, लेकिन वास्तविक रूप इसका कितना सहज, कितना सरल और कितना मार्मिक होगा। आइए चलते हैं अब मालवा अंचल की तरफ।
मालवा का लोक साहित्य देखते हैं। मालवा का नाम ही आते ही सबके मन और दिमाग में समृद्धि और एक ऐसा विशेष स्वरूप जो है हमारे मन मस्तिष्क में आता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मालवा समृद्धि की परिचायक है। प्राचीन काल से ही मालवा में मालवी लोक साहित्य की वाचिक परंपरा विद्यमान थी। मालवी बोली के प्राचीन साहित्यकारों में रूपमती, चंद्रसखी, सुंदरकली आदि नाम प्रमुख हैं। आधुनिक काल में मालवी लोक साहित्य की परंपरा को विकसित करने वालों में साहित्यकारों में पन्ना लाल, श्रीनिवास जोशी जी, नरेंद्र सिंह तोमर, आनंद राव दुबे, बाल कवि बैरागी, सुल्तान मामा, जुगल किशोर द्विवेदी, भावासार, मोहन सोनी तथा डॉक्टर शिव चौरसिया जी प्रमुख है। और मालवी लोक साहित्य को फिर हम 5 भागों में विभक्त करते हैं और देखते हैं कि मालवा का अंचल कैसे बिखरा हुआ है और कितने सुंदर तरीके से उसे संजोया गया है। तो मालवी लोकगीत, लोक भाषा मालवी के लोकगीत अपनी विशिष्ट भावभूमि और भाषा माधुर्य के कारण लोक प्रसिद्ध हैं। लोकगीत को भी हमने निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। विविध संस्कारी गीत। मालवी संस्कारी गीत मुख्यतः नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, बधावी, जच्चा, पगलिया, सूरज पूजा, लोरियां, लगन, झेलना, मांडना, इन सब जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है और ये गीत गाए जाते हैं। फिर है देवी देवताओं एवं पूर्वजों के गीत। लोक देवी देवताओं एवं पूर्वजों के प्रति मालवा में अपार श्रद्धा पाई जाती है, क्योंकि देवी देवताओं और उनके भक्त, क्योंकि देवी देवता भक्त को मनोवांछित फल देते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों में इतनी आस्था हमें देखने को मिलती है। फिर व्रत त्यौहार संबंधी गीत। मालवा में वर्ष भर व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। सावन सोमवार, संझा, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, ग्यारस, पूर्णिमा, अमावस्या आदि प्रमुख हैं। फिर है मौसम संबंधी गीत। इसमें विविध ऋतुओं जैसे सावन, भादो, फागुन आदि पर भी लोकगीत गाए जाते हैं। फिर रिश्ते नाते संबंधी गीत भी हैं। इसके अंतर्गत पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, पिता बहू, सास बहू, देवर भाभी, देवरानी, जेठानी, प्रेमी प्रेमिका आदि के गीत भी गाए जाते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और मालवी लोक कथा पर आते हैं। मालवा में लोक गाथाओं और अक्षय भंडार है। मालवा में लोक गाथाओं और कर अक्षय भंडार है। यहाँ की प्रसिद्ध लोक गाथाओं में हीड़ राजानल, तेजा धोल्या, ढोला मारवड़, नागजी, ग्यारस माता, चंदना कुंवर, सोरठा कुंवरी, राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, रानी रूपमती, गोपीचंद एवं भरधरी की कथाएं आज भी बुजुर्गों के मुंह से सुनी जाती हैं। अब हम देखेंगे मालवी लोक कथा। लोक कथाएं भी लोक मन के मनोरंजन का सरल साधन है, जो रंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी होते हैं। मालवी लोक कथाएं प्रेम, शिक्षा, चतुराई, ठग एवं चोर, पशु पक्षी, व्रत त्यौहार, कृषि आदि होते हैं। अब है मालवी लोक नाट्य। मालवा में लोक नाट्य के अंतर्गत माच और गरबा, भोई, टोंटिया, सवांग आदि प्रचलित है। माच मालवा का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। अब मैं अंतिम और आखिरी अंचल की तरफ बढ़ रही हूँ। जी हाँ, मैं निमाड़ की बात करूंगी, यानी अब हम जानने वाले हैं निमाड़ी लोक साहित्य। निमाड़ी लोक साहित्य को अगर हम देखें तो मालवा के दक्षिण का क्षेत्र निमाड़ कहलाता है। वैसे लोक साहित्य को किसी सीमा में बांधना अत्यंत कठिन है। ऊपर से कठोर दिखने वाला निमाड़ी क्षेत्र साहित्य की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। सांस्कृतिक दृष्टि से कला के जितने भाव, रंग
लोक कला में देखने को मिलते हैं, उसकी साहित्यिक बनावट भी उतनी ही समृद्ध है। निमाड़ी लोक साहित्य को संत जगन्नाथ गीर, संत ब्रह्मा गीर, संत मनरंग गीर, संत सिंगा जी तथा संत भाव सिंह ने अपने वाचिक परंपरा से अत्यंत समृद्ध बनाया है। सिंगा जी के भजन आज भी लोगों के मुख से पढ़े और सुने जाते हैं। सिंगा जी की तरह और भी संत कवियों ने निमाड़ी लोक साहित्य का निमाड़ी क्षेत्र में ही नहीं अपितु पूरे भारत में इसे प्रसिद्ध किया है। निमाड़ी लोक साहित्य को भी 5 भागों में बांटा गया: लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य और लोक सुभाषित। निमाड़ी लोकगीत को अगर हम देखें तो निमाड़ी लोकगीत निमाड़ी लोक जीवन का एक दस्तावेज है। निमाड़ी लोक जीवन के प्रत्येक अवसर पर गीत गाए जाते हैं और इनकी परंपरा है। ये विविध संस्कारों के समय पर गाए जाते हैं। फिर है निमाड़ी लोक गाथा। लोक गाथा वह कथा होती है जिसे गाया जाता है और ये गाथाएं विविध मिथ और प्रतीक एवं कल्पना द्वारा अतीत के चित्र उकेरती है। निमाड़ अंचल में 2 तरह की लोक गाथाएं गाई जाती हैं। पहला है विशुद्ध लोक से उपजी गाथाएं, जैसे भीलट देव गाथा, गोडिन नर गाथा, ढोला मारू गाथा और काजल रानी गाथा। दूसरा है पौराणिक आख्यानों पर आधारित, जैसे हरिश्चंद्र गाथा, लक्ष्मण शक्ति गाथा, सुभद्रा विवाह, महाभारत गाथा, श्रवण कुमार गाथा आदि। अब आइए मैं आपको बताऊंगी निमाड़ी लोक कथा। निमाड़ी में लोक कथा को कथा वार्ता भी कहते हैं। लोक कथा लोक की वह कहानी है जिसका उद्देश्य मात्र मनोरंजन ही नहीं अपितु उचित संदेश देना भी होता है। निमाड़ी लोक कथाओं में पाप पुण्य से लेकर स्वर्ग नरक तक की विषय वस्तु व्याप्त रहती है। विषय की दृष्टि से डॉक्टर कृष्णा लाल हंस ने निमाड़ी लोक कथाओं को भी 8 भागों में बांटा, जिसे सबसे पहले हम कहेंगे धर्म कथाएं, पशु पक्षी संबंधी कथाएं, परियों एवं अप्सराओं से संबंधित कथाएं, जादू की कथा, वीरता विषयक कथा, ऐतिहासिक कथाएं और विविध कथाएं। अब अंत में देखेंगे निमाड़ी लोकनाट्य। निमाड़ी लोकनाट्य में लोक मनोरंजन के साथ साथ विशिष्ट प्रयोजन भी होता है। लोक के विविध संदर्भों में व्यक्ति, परिवार, समाज, राजनीति को नाट्य को आधार बनाया जाता है, जिसमें संगीत, नृत्य, गायन, वाद्य, आलाप, ताल, लय आदि को एक सूत्र में बांधकर इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो ये थी आज चारों अंचलों की जानकारी जो हमने मध्य प्रदेश का लोक साहित्य के अंतर्गत जाना। निश्चित है आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब मैं मिलती हूँ पाठ के अगले अंक में। धन्यवाद।